नमस्कार दोस्तों रेनोड एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ और पैर की उंगलियों के साथ शरीर के कुछ हिस्से कम तापमान या तनाव की प्रतिक्रिया में शून्य या ठंडे हो जाते हैं। सामान्य रूप से रेनोड रोग में त्वचा को रक्त की आपूर्ति करने वाली छोटी धमनियां संकीर्ण हो जाती है और जिसके कारण उस हिस्से में रक्त का परिसंचरण कम हो जाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, हालांकि रक्त प्रवाह कम होने के कारण कुछ लोगों को समस्याएं जरूर बढ़ सकती है। रेनोड डिजीज को रेनोड्स फिनोमिना और रेनोड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को रेनोड बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों में रेनोड रोग विकसित होने का डर रहता है। रेनोड रोग का इलाज इसकी गंभीरता और व्यक्ति की अन्य स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। रेनोड रोग के कारण जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। रेनोड रोग दो प्रकार का होता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। यदि किसी व्यक्ति को सेकेंडरी रेनोड डिजीज की समस्या है जिसमें हाथ और पैर की उंगलियों में रक्त का प्रवाह संचार कम हो जाता है, तो इस स्थिति में कोशिकाओं को क्षति होने का भी डर होता है। इसके अलावा धमनियों के पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के कारण घाव या टिश्यूज को क्षति यानी कि गैंग्रीन की समस्या भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेनोड रोग के लक्षण, कारण और उसके इलाज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि रेनोड रोग के कितने प्रकार होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी रेनोड। प्राइमरी रेनोड रोग की समस्या किसी भी चिकित्सा स्थिति का परिणाम नहीं है। इसका प्रभाव आमतौर पर इतना हल्का होता है कि ज़्यादातर लोगों को इसके इलाज की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्वयं ही ठीक भी हो जाती है। दूसरा होता है सेकेंडरी रेनोड। इसे रेनोड फिनोमेनन भी कहा जाता है और ये कई प्रकार की अंतर्निहित समस्याओं के कारण हो सकती है और इसमें ल्यूपस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस शामिल है। प्राइमरी रेनोड की तुलना में सेकेंडरी रेनोड असामान्य और अधिक गंभीर हो सकती है। इसमें त्वचा पर घाव और गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। सेकेंडरी रेनोड के लक्षण आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के आसपास दिखाई देते हैं। दोस्तों बात की जाए कि रेनोड रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो जिन लोगों को रेनोड रोग की समस्या होती है उनमें मुख्य रूप से कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों की उंगलियों का ठंडा हो जाना, तनाव की स्थिति में त्वचा के रंग में परिवर्तन, सुन्न होना, चुभन जैसा महसूस होना और गर्माहट देने पर चुभने वाला दर्द होना। रेनोड रोग के दौरान सबसे पहले त्वचा के प्रभावित हिस्से सफ़ेद हो जाते हैं और इसके बाद त्वचा का रंग बदल कर नीला हो सकता है। इसके साथ ही शरीर के उन हिस्सों के ठंडे हो जाने और सुन्न होने जैसा अनुभव हो सकता है। जैसे ही आप गर्म सेकाई करते हैं या रक्त के परिसंचरण में सुधार होता है, वैसे ही प्रभावित हिस्सा लाल हो जाता है और उन हिस्सों में झुनझुनी या सूजन भी हो सकती है। वैसे तो ज़्यादातर मामलों में रेनोड रोग के कारण हाथों और पैरों की उंगलियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, हालांकि कुछ मामलों में यह शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि नाक, होठ, कान और निपल्स को भी प्रभावित कर सकता है। त्वचा के गर्म होने के बाद आमतौर पर 15 मिनट में सामान्य रक्त प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रेनोड रोग क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों रेनोड रोग के कारणों को अब तक स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाथों और पैरों की रक्त वाहिकाओं का कम तापमान या तनाव की प्रतिक्रिया के कारण ये समस्या देखी जाती है। कम तापमान को रेनोड रोग का प्रमुख कारक माना जाता है। हाथों को ठंडे पानी में डालने, फ्रीज़र से कुछ लेना या ठंडी हवा में रहने से भी ये समस्या बढ़ सकती है और इसके अलावा कुछ लोगों में तनाव के कारण भी रेनोड रोग ट्रिगर हो सकता है। रेनोड रोग के कुछ संभावित कारणों की बात करें तो सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। दोस्तों स्क्लेरोडर्मा जैसी दुर्लभ बीमारियां जो त्वचा को सख्त बना देती है वो रेनोड रोग का कारण बन सकती है और इसके अलावा कई अन्य बीमारियों जैसे कि ल्यूपस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और स्योग्रेन सिंड्रोम के कारण भी रेनोड रोग का खतरा रहता है। दूसरा है कार्पल टनल सिंड्रोम। इस स्थिति में हाथ की एक प्रमुख तंत्रिका पर दबाव पड़ता है जिससे कि हाथ के सुन्न हो जाने और दर्द होने का एहसास होता है और ऐसी स्थिति में ठंडे तापमान के प्रति हाथ अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। बात की जाए धूम्रपान की, तो धूम्रपान के कारण भी रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं और बात की जाए हाथ या पैर में चोट लगने की, तो कलाई के फ्रैक्चर, सर्जरी या फ्रॉस्ट बाइट के कारण भी रेनोड रोग का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों बात की जाए कि रेनोड रोग का निदान कैसे होता है, तो यदि डॉक्टर को आप में रेनोड रोग का संदेह होता है तो वो आपसे लक्षणों के बारे में जानने के अलावा हाथ और पैरों की उंगलियों की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर एक विशेष प्रकार के ग्लास जिसे कि डर्मोस्कोप कहते हैं उसका उपयोग करते हुए नाखूनों के चारों ओर की रक्त वाहिकाओं की जांच कर सकते हैं और इसकी मदद से वाहिकाओं की समस्याओं को समझना आसान हो जाता है। यदि डॉक्टर को संदेह है कि आपकी स्थिति किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण हुई है तो वह ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं और इसकी मदद से आमतौर पर ल्यूपस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि खून की जांच के माध्यम से रेनॉल्ड रोग का निदान नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ अंतर्निहित समस्याओं का पता लगाने में मदद कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रेनॉल्ड रोग का इलाज क्या होता है। दोस्तों गर्म कपड़े, मोजे और दस्तानों को पहनने से रेनॉल्ड रोग के हल्के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी गंभीर स्थितियों को ठीक करने के लिए सामान्य रूप से कुछ दवाइयों को प्रयोग में लाया जाता है। दोनों ही स्थितियों में पहला लक्ष्य ऊतकों की क्षति को रोकना और अंतर्निहित बीमारी का इलाज करना होता है। जिन लोगों को सेकेंडरी रेनॉल्ड की शिकायत होती है उन्हें रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और रक्त वाहिकाओं को आराम दिलाने वाली दवाएं दी जा सकती हैं। यदि आपको रेनॉल्ड रोग के परिणाम स्वरूप त्वचा पर घाव हो जाते हैं तो इन दवाओं के साथ लगाने के लिए क्रीम दी जा सकती है। और यदि इन उपायों के बाद आपकी स्थिति में सुधार नहीं होता है और गंभीर समस्याओं जैसे कि उंगलियों के खराब हो जाने का डर होता है तो ऐसे में सर्जरी कराने की आवश्यकता हो सकती है। कई बार इलाज के बाद भी लक्षण वापस आ सकते हैं और ऐसे में इन उपायों को दोबारा प्रयोग में लाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।